दीपक चुप हो गया था और ना जाने क्यों नर्स की बातें उसे जरा भी पसंद नहीं आईं। नर्स चली गई और दीपक वहीं खड़ा सोचता रह गया। मेरी ज्योति जिंदा होती तो शायद उसके लिए भी ऐसा ही लोग कहते। ज्योति और दीपक एक रूह और दो जिस्म हैं। तीसरे दिन डॉक्टर प्रकाश कुछ वक्त निकालकर अस्पताल आया और उसके साथ ज्योति भी थी। सुर्ख साड़ी में मलबूस नई नवेली दुल्हन बनी और हाथों में मेहंदी, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर। लेकिन कोई उसकी संजीदगी को नहीं समझ सका और दिल के आईने में झांकने के बाद उसने खुद को ऐसा महसूस किया था जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। डॉक्टर प्रकाश अस्पताल में नए डॉक्टर से मिलने के बाद पहले दीपक के पास पहुंचा और दीपक बहुत खामोशी से अपने तस्वर में किसी आरती को सजे देख रहा था और आरती ज्योति की थी। ज्योति को साथ लिए डॉक्टर प्रकाश उसके करीब आ खड़ा हुआ और मुस्कुराकर उसे मुखातिब किया। हेलो दीपक। कौन? और दीपक हड़बड़ाकर उठ बैठा। डॉक्टर साहब। वो मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द छुपा था जिसे डॉक्टर प्रकाश तो नहीं और ज्योति ने महसूस कर लिया। हाँ दीपक। डॉक्टर प्रकाश की आवाज़ बादलों में उड़ रही थी, लेकिन इस मर्तबा मैं अकेला नहीं हूँ। आप दोनों को ये नेक सायत मुबारक हों। वो उठकर खड़ा हो गया और उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसके हलक में कहीं कोई कांटा साटा गया था और दीपक से कोई रिश्ता न होने के बावजूद ज्योति को ऐसा महसूस हुआ कि उसके यहाँ आने से दीपक का दर्द बढ़ गया है। और फिर बीबा मुर्दा सी आवाज़ में बोली, शुक्रिया दीपक। ज्योति देवी। कुछ देर के बाद दीपक ने कहा, और उस वक्त तो मेरे पास आपको नजर करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन दीपक। और डॉक्टर प्रकाश ने उसकी बात काट दी। तुम ये क्या बेकार बातें लेकर बैठ गए? और क्या हमें तुम्हारी मजबूरी का एहसास नहीं? हम हनीमून पर जाने से पहले मिलने आए थे और तुम ऐसी बातें करने लगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो गए? हनीमून? और दीपक के दिल को धक्का सा लगा। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसकी दूरी से दीपक को दुख होने लगा था? काश। और दीपक चंद साथ के बाद बोला, इस खूबसूरत जोड़े को देखने के लिए मेरी ज्योति होती। ज्योति ये सुनकर दुखी सी हो गई और डॉक्टर प्रकाश ने कहा, घबराओ नहीं दीपक, तुम्हारी आंखें जल्द ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्द। पहले तुम तंदुरुस्त हो जाओ और हनीमून से आते ही तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन कर देंगे और फिर तुम हमें ही को क्या सारी दुनिया को देख सकोगे। हनी के मून के बाद ही क्यों? और ज्योति दरमियान में बोली, नेक काम में देर करना आपके शयाने शान नहीं। डॉक्टर प्रकाश दिल ही दिल में बहुत नादम हुआ। ये पहला मौका था कि किसी मरीज पर उसने अपनी जाती मफाद को तरजीह दी थी। उसने ज्योति को बहुत प्यार से देखा। वो हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि ज्योति उसे संगे दिल या मफाद पर समझे। वो तो ज्योति के दिल में अपना मकाम बनाने का ख्वाहिशमंद था और ज्योति उसे एक डॉक्टर होने के साथ इंसान भी महसूस करे। अपने सोचों में खोए रहने की बजाय वो हंसते मुस्कुराए और अपने माजी को फरामोश करके वो सिर्फ उसी के ख्वाब दिन रात देखती रहे। वो ज्योति के चेहरे पर मसलसल छाई रहने वाली उदासी को खुशी में बदल देना चाहता था और ज्योति पत्थर की तराशी हुई एक ऐसी मूर्ति थी जिसकी दिल की धड़कनों ने एक मर्तबा भी डॉक्टर प्रकाश का नाम नहीं लिया था। मेरा ख्याल है कि आप दीपक की आंखों का मुआयना कर लीजिए। और ज्योति फिर बोली, अगर ऑपरेशन कामयाब हो सकता है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। और कौन जाने किस गमज़दा इंसान के अच्छा होने से मेरा मतलब है कि हमें वो खुशी नसीब हो जाए जिसकी तलाश है। ज्योति शायद कुछ और भी कहती, लेकिन वक़्त की नज़ाकत ने उसके लबों पर मोहर सी लगा दी और डॉक्टर प्रकाश ज्योति की ख्वाहिश को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने फौरन ही दीपक की आंखों के मुआयने का फैसला कर लिया और ज्योति के चेहरे पर रौनक आ गई। शाम को ठंडी हवाएं चल रही थीं। दो वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर दीपक को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रहे थे और जब बरामदे से स्ट्रेचर गुजरा तो दीपक ने माहौल को महसूस किया और बोला, शायद शाम ढल रही है। हाँ। और एक वार्ड बॉय ने जवाब दिया, सूरज भी अभी गुरूब होने वाला है और फिर अंधेरा छा जाएगा। दीपक ने अफसरदा लहजे में कहा, तो क्या हुआ? और सुबह फिर हो जाएगी शायद। और दीपक को अपनी जिंदगी की सुबह होने तक शक था। स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ और डॉक्टर प्रकाश ने आंखों की सर्जरी में भी संध ली थी और वही यह अहम ऑपरेशन करने वाला था। उसके अलावा ज्योति और दो नर्सें भी वहां दीपक की मुंतज़िर थीं। कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हो गया और ऑपरेशन के दौरान में डॉक्टर प्रकाश के इशारों पर ज्योति ने बहुत लगन और मेहनत से काम किया। हर लम्हे वो सदक दिल से दीपक के लिए दुआ करती रही। दुआ के साथ दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी और ऑपरेशन के बाद दीपक की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और ये पट्टी कब खुलेगी? दिल की बेचैनी को छुपाकर ज्योति ने फौरन ही पूछा,
20 दिन बाद। एक बर्तन में भरे पानी से डॉक्टर प्रकाश ने हाथ धोते हुए जवाब दिया, 20 दिन। और ज्योति ने गहरा सांस लिया। लेकिन इतने दिन गुजरेंगे कैसे? जाने क्यों ज्योति खुद पर काबू नहीं पा रही थी और बीत ही जाएंगे। डॉक्टर प्रकाश ने नींब के उनसे हाथ पूछे और मुस्कुरा दिया। अपनी कामयाबी पर उसे पूरा एतमाद था। लेकिन इतना लंबा अरसा दीपक की जिंदगी भी तो बदल देगा, और ये रोज रोज की तड़प, सांसों में घुटन और चेहरे पे उदासी तो नहीं रहेगी। ज्योति सोच में गुम हो गई और दीपक को स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड बड़े ऑपरेशन थिएटर से ले गए। तुम जो उसके चेहरे पर गहरे गहरे गड्ढे देख रही हो, उनका इलाज भी तो बहुत दिनों से कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि 20 दिन के अंदर ये भी नहीं रहेंगे और उन पर पेड़ियां सी जमकर सूखते सूखते कुछ दिन में खुद ही झड़ जाएंगी। हाँ, दाग मिटने में भी अभी 4-6 महीने और लग सकते हैं, और इन सब मुसीबतों का शिकार ये हमारे ही अस्पताल में हुआ था। तो क्या दीपक के सारे दाग, चेहरे के सारे घड़े? और ज्योति को इन बातों पर एतबार करते हुए एक अजीब सी मसरत का एहसास हो रहा था। हाँ, ज्योति और दीपक के ये दाग पैदाशी नहीं हैं, डॉक्टर प्रकाश ने ठंडा सांस लेकर बताया। और ये तो हमारी बदबख्ती है कि इसके साथ किस्मत ने ये खेल हमारे ही अस्पताल में खेला। अब जरूरी है कि हमारे ही यहाँ से ये अच्छा होकर जाए, और भगवान की जाने क्या मर्जी थी कि जिसकी वजह से दीपक को सितम का निशाना बनना पड़ा। और ये तो इब्तदा ही से सितम और मुसीबतों का मारा है। कुछ मजीद हाल बताता भी तो नहीं, मालूम नहीं इसने अपने दिल में क्या राज छुपा रखा है। और ज्योति ये सब कुछ हैरत से सुनती रह गई। उस रात डॉक्टर प्रकाश और ज्योति अपने बंगले पर पहुंचे तो लंदन से आया हुआ एक तार मिला। छाया का एक्सीडेंट हो गया था और हालत तशवीशनाक थी। डॉक्टर प्रकाश के हाथ से तार छूट कर गिर गया और आंखों में आंसू आ गए। होंठों पर छाया का नाम अटक कर रह गया और उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। उसकी एक ही बहन थी जिसे बड़े प्यार से लिखाया पढ़ाया था, और बचपन ही में माँ बाप का इंतकाल हो जाने के सबब उसी ने छाया को वालदैन की मोहब्बत दी थी और इस काबिल कर दिया था कि खुद अपना मुस्तकबिल बना सकती थी। वह सर थाम कर बैठ गया और ज्योति उसके करीब आ गई कि हौसला बढ़ा सके। आप कल ही लंदन जाने वाले किसी पिलियन से सीट बुक करा लीजिए। और ज्योति ने उसे तसल्ली दी, आपको मेरी कसम, जरूर जाइए, घबराइए नहीं, आपकी बहन जरूर अच्छी हो जाएगी, मुझ पर एतबार कीजिए। आपने मुझ बेसहारा को जीने का सहारा दिया है। भगवान से मैं दुआ करूंगी कि आपको की बहन को मेरी उम्र लग जाए, वो मेरी जिंदगी ले ले। और ज्योति, डॉक्टर प्रकाश रो दिया। उसने ज्योति को खुद से करीब कर लिया। और मेरी बहन अपनी जगह पर, तुम अपनी जगह, और सिर्फ उसकी सलामती की दुआ करना। भगवान तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा। और दीपक का मेरे बाद ख्याल रखना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द लौट आऊं। दीपक से कोई ऐसी बात मत करना कि उसके दिल को ठेस लगे। वो बहुत मुसीबत ज़दा इंसान है। ना जाने क्यों कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ ज्योति के जैसे दीपक का ख्याल रखकर मैं तुम्हारे सुकून दिल की राह हमवार कर रहा हूँ। कितनी अजीब सी बात है ना कि उससे मेरा कोई रिश्ता है ना तुम्हारा है, और तुमने उसे बीमार होने से पहले कभी देखा भी नहीं। आप यकीन कीजिए कि मैं बहुत लगन के साथ दीपक की तीमारदारी करूंगी, उसके ख्याल को मद्देनजर रखते हुए कि उसका असर लंदन में आपकी बहन की सेहत पर याबी पर पड़े। उसके बाद डॉक्टर प्रकाश ने ज्योति को बहुत कर समझाया और दीपक की जहनी तड़प को कमी करने की यह दवा है, और जब वो बहुत रोए तो उसे सुकून से दवा देनी है। सुबह और शाम दीपक को क्या क्या दवाएं पाबंदी से खिलानी है, वो पीने से इनकार करे तो उसे किस तरह बहलाना है, वगैरह वगैरह। दूसरे दिन लंदन जाने वाली पहली परवाज से डॉक्टर प्रकाश ने ज्योति को अलविदा कहा और ज्योति देर तक फिजाओं में गुम हो जाने वाले जहाज को देखती रही और फिर अपने घर चली आई। घर की तन्हाई और सोनेपन ने उसे बहुत मुतासर किया और उसने महसूस किया कि इतने कलील अरसे में डॉक्टर प्रकाश की बेलौस मोहब्बत के समुंदर ने उसके सीने के खला को पुर कर दिया है और उसके जहन में वो कितनी आसानी और कितनी तेजी से छा गया है। चुपके से उसके दिल में आकर रूम रूम को अपना लिया है और डॉक्टर प्रकाश की गैर मौजूदगी को उसने शिद्दत से महसूस किया। उसके सिवा कुछ और नहीं सोच सकी और बीती हुई यादें, नई जिंदगी का मकसद, किसी की तलाश और सब कुछ जैसे बहुत पीछे रह गया। औरत कितनी बेबस है और एक बार वो जिसके दामन से बंध जाए उम्र भर के लिए उसी की होकर रह जाती है और फिर अपना प्यार
अपने इरादे, अपने कौलो कसम और कुछ भी उसे याद नहीं रहता और शोहर की खुशी उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। ज्योति ने उसी रोज से दीपक की तीमारदारी शुरू कर दी और उसने बहुत खलूस से लगन के साथ दीपक का ख्याल रखा। हर वक्त उसके पास मौजूद रही और उसे हैरत थी कि वो दीपक को जिस कदर खिदमत करती है, दिल का सुकून उसी कदर बढ़ता जाता है। और उस बात पर हैरान थी कि जब चंद घंटों के लिए अपने बंगले में आराम करने चली आती है तो उसे कुछ चैन नहीं मिलता और दीपक की दोखरी अधूरी आखिर उसे क्यों गवारा नहीं, क्यों उससे दूर रहकर वो खोई खोई रहती है। और वो एक नर्स से ज्यादा दीपक की खिदमत करती, एक डॉक्टर से ज्यादा उसकी फिक्र रखती और एक बीवी से ज्यादा उसकी सेहतयाबी के लिए दिन रात दुआएं मांगती। अपनी सारी जिंदगी में दीपक के सिवा किसी और के लिए इस कदर हमदर्दी के जज्बात महसूस नहीं किए थे। उसके करीब रहकर ज्योति को ये कोशिश होती कि वो राज जान ले कि जो दीपक ने अपने दिल की गहराइयों में कहीं छुपा रखा है और अपनी बेलौस खिदमत के पसे पर्दा वो दबी जुबान से कभी कभी उसका तमन्ना का अजहार भी कर देती, लेकिन दीपक उसकी ख्वाहिश को टाल जाता। दीपक को यह खौफ था कि जिस दिन उसने अपनी हकीकत किसी पर जाहिर कर दी वो सब की हमदर्दी खो बैठेगा, समाज उसे एक मुजरम समझकर कानून के हवाले कर देगा और उसे सजा हो जाएगी, एक लाश को चुराने के जुर्म में, और फिर वो किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। डॉक्टर प्रकाश को कितना दुख होगा कि उसने एक मुजरम पर भरोसा किया और ज्योति भी उसे कितना बड़ा गुनहगार समझेगी। ज्योति का हर बार उसे नामीद होना पड़ा और जब अस्पताल के तमाम मरीज हो जाते, माहौल पर खामोशी छा जाती, तो वह सारे दुख दर्द भूलकर मुस्तकबल की खुशियों के ख्वाब देखने लगता और ऐसे में ज्योति चुपके से उसके पास आ जाती और उसी के बेड पर बैठ जाती। अब तुम जल्द ही अच्छे हो जाओगे। और एक दिन ज्योति ने उसे कहा, हाँ, ये सब आपकी और डॉक्टर साहब की मेहरबानी का नतीजा है। दीपक ने जवाब दिया, काश मैं आप लोगों के एहसान का बदला चुकाने के काबिल होता। अरे ये तुम कैसी बातें सोचने लगे? ठीक ही तो सोचता हूँ ज्योति देवी, और दुनिया में कौन किसी के लिए इतना सब कुछ करता है, और हमने तो कुछ भी नहीं किया दीपक, और ये सब तो भगवान की तरफ से है और जिसने हमें जरिया बनाया है। ज्योति बोली, अगर तुम्हें हमारा एहसान ही चुकाना है तो हमारी खुशियों का हमेशा ख्याल रखना, और डॉक्टर साहब तुम्हें जिंदगी के लिए नए रास्ते पर डालना चाहते हैं, उन्हें मायूस ना करना। तुम्हारी खुशियों को वापस लाने के लिए वो बहुत फिक्रमंद रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह दीपक के जैसे तुम मुझे खुशी देखने के लिए परेशान रहा करते थे। अपनी जिंदगी का एक एक सांस देकर भी अगर मैं उनके किसी काम आ सका तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। दीपक ने यकीन दिलाया और ज्योति ने महसूस किया कि दीपक की आवाज दर्द के समुद्र में डूब जाना चाहती है। उसकी उदासी ने जैसे माहौल पर भी असर किया था और चांद के चेहरे पर बदली छा गई थी। आप मुतमिन रहे ज्योति देवी, और डॉक्टर साहब की खुशी ही मेरी खुशी है और आपका साथ ही मेरा सुख है। और दीपक कहता रहा, मैं कभी अपनी तरफ से आप दोनों को मायूस नहीं करूंगा और आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना मेरा फर्ज है। अच्छा एक बात बताओ। और ज्योति ने मौजू का गुफ्तगू बदल दिया, आंखों की पट्टी खुलने के बाद तुम सबसे पहले किसे देखना चाहते हो? मैं मेरे चाहने से क्या होगा ज्योति देवी? और दीपक की आवाज जैसे उसके टूटे दिल की आवाज थी, और उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए। किसकी मर्जी? और ज्योति चौंक उठी, तुम तो अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं। और याद है कि एक मर्तबा मैंने तुमसे तुम्हारी बीवी का पता मांगा था, लेकिन तुम टाल गए। कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में क्या है, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में पोशीदा राज जानने के लिए कितनी ख्वाहिशमंद हूं। और मुझे बताओ दीपक, मैं हर तरह से कोशिश करके तुम्हारी बीवी को इस वक्त हाजिर कर दूंगी जब आंखों से पट्टी खुलेगी। वो किस तरह आ सकती है ज्योति देवी? वो तो मर चुकी है। और ये कहते हुए दीपक की आवाज भरा गई। ज्योति खामोश हो गई और उसे एहसास था कि इस हालत में दीपक को रोना नहीं चाहिए। और तुम मुझे देखना चाहते हो ना? ज्योति ने डूबती हुई आवाज में अचानक पूछा, और वह दीपक का दर्द बर्दाश्त न कर सकी। हाँ, और दीपक ने जवाब दिया, तो फिर उस दिन मैं ही तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। पट्टी खुलते ही तुम सबसे पहले मुझे देख लेना, और इस तरह कम से कम तुम्हारी एक ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? और ज्योति उसे किसी बच्चे की तरह बहला रही थी, लेकिन खुद उसके दिल में एक कसक सी थी। वो सोच रही थी कि अपनी गुज़श्ता जिंदगी के बारे में, जिसे उसने एक अनजान अनदेखे शोहर की याद में गुजार दिया था। दीपक की इंतहा के देखकर, मोहब्बत की इंतहा देखकर वह तड़प उठी, और उतनी ही मोहब्बत, शायद उससे भी ज्यादा मोहब्बत
उसका वो शोहर भी करता होगा, और जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी और गालबन खुद मौत के अंधेरे में खो गया था। लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है, और अब तो उसके लिए उसी में भलाई है कि वह सब कुछ भूल जाए, और माजी की यादों से उसे कुछ नहीं मिलेगा। उस राख को खरीदने का कोई फायदा नहीं। उस राख से अगर कोई चिंगारी निकल आई तो फिर उसकी लपेट में आकर जिंदगी का सुकून छिन जाएगा और वो कहीं की नहीं रहेगी। एक रात दीपक अपने बेड पर लेटा शायद खामोशी की जुबान समझने की कोशिश कर रहा था, और ड्यूसी पास ही कुर्सी पर बैठी उसी के मतलब सोच रही थी। अचानक कहीं दूर बादल गरज उठे तो दीपक उठकर बैठ गया और कहने लगा, शायद बारिश होने वाली है। अपनी बात का जवाब इकरार में सुनकर वह बोला, और मुझे बरामदे में ले चलिए। चलो। और ड्यूटी खड़ी हो गई और उसके करीब आ गई। हाथ पकड़ लूं? नहीं, दीपक बोला और उठते हुए कहा, अब तो मुझे अंधेरे में चलने की आदत हो गई है। ज्योति कुछ न बोली और दीपक को सहारा देकर बरामदे तक ले आई, और दीपक को उसने रीलन के सहारे खड़ा कर दिया। कितनी अच्छी हवा चल रही है। ऐसे में डॉक्टर साहब की याद तो आपको आ रही होगी। आना ही चाहिए, और अब मेरा उस दुनिया में उनके सिवा और है कौन? हाँ, इसमें क्या शक है? और दीपक ने गहरा सांस लिया और पूछा, डॉक्टर साहब कब आएंगे? और कोई ठीक से पता नहीं है। कोई खत नहीं आया है, लंदन से आया है। और ज्योति ने बताया, छाया अच्छी तरह है, और मैं डॉक्टर साहब के बारे में पूछ रहा था। दीपक फौरन ही तड़प कर बोला, और उसके दिल में छाया के नाम तक से खौफ समा गया था। वो भी अच्छी तरह हैं, और तुम्हारी आंखों की पट्टी खुलने से पहले ही पहुंच जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, और हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल है। ज्योति देवी और दीपक पर गोया मौसम का नशा सा छा गया। जी चाहता है कि आपकी खूबसूरती का अंदाजा मैं अपने हाथों से करूं, और तुम्हारी ये आरज़ू पहले भी पूरी हो सकती थी, लेकिन अब तो मैं एक शादीशुदा औरत हूं और दूसरे की बीवी हूं। ज्योति ने इसकी बात का जरा से भी बुरा नहीं माना। आप ठीक कहते हैं ज्योति देवी, लेकिन जाने क्यों कभी कभी दिल चाहता है कि अपनी आंखों से पट्टी नोच कर फेंक दूं, अंधेरों का बोझ फौरन उतार फेंकूं और आपको जल्द से जल्द देख लूं। ऐसी ख्वाहिश पहले तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन डरता था कि आप बुरा ना मना जाएं, और अब क्यों नहीं सोचा कि मैं बुरा मान सकती हूं। अब आप एक शादीशुदा औरत हैं, लेकिन इस वक्त तो मेरे खिलाफ कुछ और भी सोच सकती थी। अच्छा, तो फिर कुछ और दिन सब्र से काम लो, और उसके बाद अपनी आंखों से देख लेना कि मैं कैसी हूं। और अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस ना आई तो फिर डॉक्टर साहब की मौजूदगी में तुम्हें एक बार ज़रूर मौका दूंगी कि तुम मेरे चेहरे को अच्छी तरह से अपने हाथों से छू कर देखो, और बस। अचानक बिजली कूंदी, बादल गरजे और बारिश फवार बनकर माहौल पर छा गई। दीपक को इरादे कर जीवती उसके कमरे में ले आई, और उसने दीपक को बेड पर लिटा दिया और खुद भी कुर्सी पर बैठ गई। बारिश का जोर बढ़ता जा रहा था और हवाओं का बहाव तेज तर हो गया, और जीती थकन से मगलूब होकर कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। डॉक्टर प्रकाश के लंदन से लौटते ही ज्योति ने सुकून का सांस लिया, और उसके दिल का सूना आंगन आबाद हो गया। दीपक की फिक्र छोड़कर वो अपने शोर की गुर्बत में खो गई। सारा दिन बातों में गुजर गया, और सुबह से शाम हो गई। सफ़र का हादसा, लंदन की सैर, छाया की देखभाल, और सब कुछ डॉक्टर प्रकाश ने खूब मज़े ले लेकर बताया। सच कहता हूँ ज्योति, अगर तुम भी साथ होती तो लुत्फ आ जाता। क्यों, क्या मेरा तस्वर आपके साथ नहीं था? ज्योति और डॉक्टर प्रकाश ने उसे अपने करीब कर लिया। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। आप खुश रहें तो मुझे उसी घर में जन्नत मिल जाएगी। दीपक कैसा है? और डॉक्टर प्रकाश ने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। अच्छा है, और आज की शाम बीत जाने का वो बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा है, ज्योति ने जवाब दिया। और कई बार कह चुका है कि आंखों से पट्टी खुलते ही। और ज्योति कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ कहो ना। और डॉक्टर प्रकाश उसे चुप देखकर बोला, और वो दीपक मुझे देखना चाहता है। इस पर डॉक्टर प्रकाश ने ज्योति को गौर से देखा, और ज्योति सहम गई, और उसी में डॉक्टर प्रकाश जोर से हंस दिया, और फिर कहा, तो क्या हुआ, खड़ी हो जाना उसके सामने। और ज्योति तो कुछ ना बोली, तो डॉक्टर प्रकाश ने मजीद कहा, कल सुबह तुम बहुत समर कर अस्पताल आना, और मैं पहले से ही यहाँ से निकल जाऊँगा। पट्टी 8 बजे खुलेगी, और तुम उससे पहले ही अस्पताल पहुँच जाना। क्या हर्ज है अगर आंखें खुलते ही वह दुनिया के हसीन तरीन शहकार का नज़ारा कर ले। आखिर वह तुम्हें मुझसे छीन तो नहीं लेगा। और हाँ, डॉक्टर प्रकाश फिर बोला, तुम्हें सफ़ेद गुलाम पसंद है ना? और कल सुबह तुम ख़ास तौर पर सफ़ेद गुलाब अपने सयाह जुल्फ़ों में लगा लेना। और तुम्हें शायद नहीं मालूम
कि दीपक को सफ़ेद गुलाब ही पसंद हैं। तुम्हारी और उसकी पसंद इसके मामले में एक है। डॉक्टर प्रकाश मुस्कुराने लगा और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ना जाने क्यों। और ज्योति काम कर बोली, मुझे यूं लग रहा है जैसे बहुत जल्द कोई अनहोनी होने वाली है। ऐसी बदइश्कूनी की बातें नहीं करते। और डॉक्टर प्रकाश ने बहुत प्यार से उसके हसीन रुखसार पर थपकी दी। बहुत जल्द तो बस एक ही काम होने वाला है, खास और अहम काम, और उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर दीपक की पट्टी नहीं खुली तो फिर जाने क्या हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था। और ज्योति घबरा कर बोली, मेरी तशवीश का सबब दीपक नहीं है, और मैं तो अपने मुतल्लिक़ सोच रही थी कि आज मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है, और ये सब तुम्हारा वहम है। तुम अच्छी खासी तो हो। डॉक्टर प्रकाश ने उसके चेहरे को हाथ से ऊपर उठाया। मैं नहीं आता तब दूसरी बात थी, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर अपने आने की खुशी में हम कल एक पार्टी देने वाले हैं। सिर्फ दीपक को ही चाय पर बुलाएंगे और फिर वह हमारे साथ ही रात का खाना भी खाएगा। और ये दावत उसकी बेनाई वापस आने की खुशी में होगी, ताकि उसे भी एहसास हो कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। क्यों जीवते, ठीक है ना? हाँ। और ये कहते हुए ज्योति को खुद अपनी आवाज़ अजनबी सी लगी। दूसरे रोज ठीक 8 बजे सुबह दीपक की आंखों से पट्टी खुलने वाली थी और डॉक्टर प्रकाश एक नर्स ने आकर बताया कि फ़ोन आया है। और उसने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उसे ज्योति की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। जी हाँ, हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? और डॉक्टर प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ और तुम अभी तक अस्पताल क्यों नहीं आई? मैं नहीं आ सकती और मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं वहाँ आऊँ। कोई बात नहीं, डॉक्टर प्रकाश बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। डॉक्टर प्रकाश जोर से हंसा। भला तुमसे मुंह मोड़कर मैं दुनिया में जिंदा रह सकता हूँ, और तुम्हारी तो हर बात मेरे लिए एक अदा है। और उसकी निगाह करीब ही खड़ी हुई एक नर्स पर पड़ी और उसने गुफ्तगू को फौरन मुख्तसर कर दिया और बोला, अच्छा, अब मैं दीपक की पट्टी खोलने के बाद ही आऊँगा, बाय। रिसीवर रखकर डॉक्टर प्रकाश ने नजरें झुकाए हुए दीपक के पास चला आया। और ज्योति देवी नहीं आई क्या? दीपक ने महसूस कर लिया कि डॉक्टर प्रकाश अकेला है और कमरे में उसे ज्योति की मखसूस खुशबू का एहसास नहीं हुआ था और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रकाश का लहजा माजरत खवाहाना था। दीपक के मुंह से हैरतज़दा सी आवाज़ निकली और फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या बुरा मान गए? और डॉक्टर प्रकाश को उसकी नाउम्मीदी बहुत खटकी। जी नहीं तो नहीं डॉक्टर साहब। और दीपक अपनी उदासी पर पशेमान सा हो गया। भला इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और तबीयत खराब हो गई तो उनका क्या कसूर? और डॉक्टर प्रकाश ने महसूस कर लिया कि दीपक जबरन मुस्कुरा रहा है और वो इसीलिए बोला, मुझे वाकई बहुत अफसोस है दीपक के। अरे डॉक्टर साहब, आप भी कैसी बातें करने लगे? दीपक बोल उठा। चलिए पट्टी खोलिए। और आंखें ज्योति पाने को बेचैन हुए जा रही हैं। ज्योति का दिल सुबह से ही घबरा रहा था और जब दीपक की पट्टी खोलने के लिए डॉक्टर प्रकाश पहले ही से अस्पताल चला गया था तो उसने जल्दी जल्दी श्रृंगार शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे वक्त करीब आता गया उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। जब 8 बजने लगे तो उसकी बेचैनी रूज पर पहुंच गई और कोई अनजाना सा खौफ उसके दिल को अपने सख्त गिरफ्त में लिए हुए था। और घर से निकलते निकलते वह पसीने में शराबूर हो गई। वो घर से निकलकर लान तक आते आते ठठक गई, पैर कांपने लगे और गोया वो किसी गलत सिमत में कदम उठा रही हो, और घबरा कर वो लौट आई। फिर उसने डॉक्टर प्रकाश को फोन कर दिया कि अस्पताल नहीं आ सकती। अब वो बेचैनी से अपने बंगले के लान में टहल रही थी। ऐसी बेचैनी, ऐसी तड़प उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो सोचने लगी कि आखिर उसका सबब क्या हो सकता है। आसमान पर आज सुबह ही से बादल छाए हुए थे। हवाओं की रफ्तार भी कुछ तेज थी। हद नज़र तक दिखाई देने वाले दरख्तों की पत्तियां और शाखें हवा के दबाव से झुकी जा रही थीं। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे आज शाम तक कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये तूफान कहीं उसका बसा बसाया घर ना उजाड़ दे और उसकी मसरतों के शजर को कहीं जड़ से ना उखाड़ फेंके। और कितनी मुश्किलों के बाद बहुत सोच समझकर उसने इन मसरतों की बुनियाद रखी थी और कितनी हसरतों से उसने अपने आशियाने तक के तिनके जमा किए थे। लेकिन अब ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे ये आने वाला तूफान उससे सब कुछ छीन लेगा और उसकी मसरतों और सुकून में आग लगा देगा। प्रकाश से उसका वो रिश्ता टूट जाएगा और जिसे उसने 2 रूहों का टूट बंधन समझ रखा है। उसके दिल में जाने कैसी बेकली थी, एक तरफ थी और जो उसके सारे वजूद में जहर घोलती जा रही थी। हवा के एक एक झोंके पर वो ठटक जाती,
गेट की तरफ खुद ही उसकी नजरें उठ जाती। ऐसे लगता कि बादलों का सहारा लेकर कोई तूफान किसी तेजी से उसके करीब आने वाला, उसे अपने साथ ले जाने के लिए इसी दुनिया में वापस जहां से बचकर वो यहां भाग आई थी। दुख, तड़प, आंसुओं का जहां, और फिर उसे अपनी जानब खींच रहा था। दिल की अनजानी भड़कती हुई आग को खामोश करने के ख्याल से वो लान में चली आई। पौधों और क्यारियों में उगी पत्तियों के साथ वो फूलों को देखने लगी, और जहां अभी तक शबनम की 2-1 बूंदें बाकी रह गई थीं, उसे यूं लगा कि यह फूलों भरा चमन उसके गमों आलम में शरीक है, और उसने झुककर एक फूल तोड़ लिया। सफेद गुलाब का फूल, और उसकी उंगली में कांटा चुभते चुभते बचा। उसकी पत्तियों पर शबनम के 2 कतरे दिखाई दिए, और ज्योति को ऐसा महसूस हुआ जैसे दीपक की आंखों से वो टपके हुए आंसू हों। लान से वह अंदर अपने कमरे में आ गई, और सिंगार मेज के मुकाबले बैठकर आईने में उसने अपने पीकर को बहुत गौर से देखा, बहुत हैरत की नजर से, और जैसे वो खुद को पहचान रही हो। पिछली ज्योति और अब की ज्योति में फर्क देख रही हो, और कितना ज्यादा फासला था इन दोनों में। और एक की आंखों में अपनी बेगर्द मोहब्बत का गरूर था, और दूसरी की आंखों में नई जिंदगी को पाकर नई रोशनी की चमक थी। एक बुझे हुए दीपक की मानद उदास होकर भी अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रही थी, और दूसरी जिंदगी की नई रोशनी, नई खुशियां के पाने के बाद भी उदास थी, बेचैन थी, और जैसे उसने सारी दुनिया को हासिल करके भी अपना सब कुछ खो दिया हो। उसने अपने सजे संवरे चेहरे को देखा। नीली नीली आंखों से जैसे समुद्र छलक पड़ने को बेचैन था। लबों पर अजब सी थरथराहट थी, सांसों में आहों की अमीज़श थी, और फूलों को उसने अपने जोड़े में लगा लिया, और अपनी गर्दन में पड़े हार पर भी उसकी नजर पड़ी, और पीतल का ये हार उसके खाना दिल में रूह बनकर अटका हुआ था। हार को उसने चूम लिया, और उस पर अपने हसीन लबों को रखकर वो सिसकने लगी, आंसू बहाने लगी, और उसकी आहों से कमरा गूंज उठा। यह हार ही उसकी जिंदगी था, और जिंदगी का सच्चा रफीक उसके दिल का राज और उसी हार में पोशीदा था, और जिसे चूम कर वो दिल के तस्कीन का सहारा ढूंढ लेती थी। डॉक्टर प्रकाश ने जब भी उस पीतल के हार को अलहदा कर देने की तमन्ना का अजहार किया था, तो उसने साफ इनकार कर दिया था। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अपने दिल को तस्कीन देने को वो ऐसा कहती, और उन्होंने मरने से पहले अपने हाथों से यह हार मुझे पहनाया था। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो इस हार को मेरे मरने तक मुझसे जुदा ना कीजिएगा। और आप नहीं जानते, पीतल के इस हार में मेरी रूह कैद है, और ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। आपको मेरी कसम, इसे हकीर समझकर नफरत से ना देखिएगा। इस हार के बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। डॉक्टर प्रकाश ऐसी बातें सुनकर खामोश हो जाता, और वह ज्योति को रंजीदा नहीं करना चाहता था। ज्योति को उदास देखते ही वह तड़प उठता, और उसकी आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर प्रकाश का दिल भर आता। ज्योति के दिल का सुकून और उसके लिए हकीकी राहत थी। उसे दुख होता कि घर में इतने सारे हीरे मोती हार होने के बावजूद ज्योति अपने गले की सजावट के लिए उस पीतल के हार ही को काफी समझती थी, और उस पर मुतमिन थी। डॉक्टर प्रकाश का दिल रखने के लिए अगरचे ज्योति ने कई बार सोने, हीरे और मोतियों के हार भी पहने थे, ताहम पीतल के हार को गले से जुदा नहीं किया था। हीरे और मोतियों के हारों की मौजूदगी में पीतल का यह हार भी अपनी हकीकत खो बैठा था। फिर टेलीफोन की घंटी बजी तो वह चौंक उठी और खुद पर काबू पाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से डॉक्टर प्रकाश की आवाज सुनाई दी, हेलो ज्योति, और इतनी देर से फोन की घंटी बज रही थी और तुमने अब रिसीव उठाया है। अच्छा, एक खुशखबरी सुनो। और दीपक की बिनाई वापस आ गई और उसे उसकी ज्योति मिल गई। ऑपरेशन कामयाब रहा और अब वो देख सकता है। ज्योति खामोश रही तो वह फिर बोला, और तुमने मुबारकबाद नहीं दी। मुबारक हो। और वह मुर्दा सी आवाज में कहने लगी। जाने क्यों दीपक की ज्योति वापस आ जाने पर उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। क्या बात है ज्योति, और तुम खुश मालूम नहीं होती। नहीं नहीं। और ज्योति जल्दी से इस तरह बोली जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दरअसल मैं इस वक्त और ही सोच रही थी। देखो ज्योति, और डॉक्टर प्रकाश की आवाज आई, ये सोचना वोचना छोड़ दो और मैं तुम्हें सिर्फ हंसते देखना चाहता हूँ। जब देखो तुम उदास रहती हो। क्या मेरा तुम्हारे ऊपर इतना भी हक नहीं कि तुम्हारी उदासी का सबब जान सकूं और दिल का दर्द मालूम कर सकूं? जरूर है, और मुझे बताओ क्या बात है। कहो तो मैं अभी आ जाऊं। कोई खास बात नहीं, और मुझे आज माँ बहुत याद आ रही है। और ज्योति ने बहाना बना दिया। अच्छा सुनो, और मुझे आने में थोड़ी देर हो गई।
एक और मरीज को देखना है और उसकी हालत खराब है। ठीक है, मैं आपको मुंतजिर मिलूंगी, उसने जवाब दिया। हाँ, तुम्हें आज की दावत तो याद है? आज शाम दीपक हमारे घर आएगा। और डॉक्टर प्रकाश ने याद दहानी कराई। ज्योति के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बता और वह बेचैन सी हो गई और बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक लफ्ज हाँ कह सकी और दूसरी तरफ से सिलसिला मुंतके हो गया। उसी वक्त जोर से बादल गरजे, बिजली कड़की और ज्योति का दिल कांप उठा और वह दोबारा ख्यालों की इस आग में झुलसने लगी और जिसकी कोई माकूल वजह वह खुद नहीं जानती थी। शाम अभी दूर थी मगर तूफान के असर अभी से ज़ाहिर होने लगे थे। इस वक्त वह सुबह ही से बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहा था। शाम ढलने से पहले वह उसके लिए तैयार हो गया। आंख खुलते ही बेनाई वापस आने के बाद वो ज्योति को नहीं देख सका था। उसका दिल उसे बहुत मलाल था और डॉक्टर प्रकाश ने उसे बताया कि ज्योति की तबीयत ठीक नहीं और तभी से दीपक दिल ही दिल में ज्योति के लिए दुआएं कर रहा था। उन दुआओं में एक खुदगर्जी का आंसर भी शामिल था। अगर ज्योति की तबीयत ठीक ना होती तो शाम को वो उसे देख ना पाता। वक्ती तौर पर दावत मनसूख भी हो सकती थी और फिर वो उस रोज ज्योति को देखने से महरूम हो जाता और फिर ना जाने कब उसकी ख्वाहिश पूरी होती। ज्योति अब अस्पताल की कोई मामूली नर्स तो नहीं थी और उसका अस्पताल आना जरूरी होता। अब तो वो डॉक्टर प्रकाश की बीवी बन चुकी थी और दिन भर वो ज्योति के सेहतयाब होने की दुआएं मांगता रहा और उसका दिल लरसता रहा कि कहीं दावत मनसूख ना हो जाए। मगर उसे ऐसी कोई इतला नहीं मिली और वो तो उसे अपनी दवाओं का ही नतीजा समझा और डॉक्टर प्रकाश के घर जाने की तैयारी करते हुए वो बहुत खुश था कि उसकी तमन्ना पूरा होने का वक्त आ गया। वो ज्योति को करीब से देख सकेगा। मीठी और पुरकशिश आवाज और उसी आवाज के सहारे दीपक ने अपने ज़हन में ज्योति की एक हसीन तस्वीर बनाई थी। उस तस्वीर का मुकाबला वो अपनी खोई हुई ज्योति से करना चाहता था और ज्योति के हुस्न की तारीफ सुनते सुनते वो इस कदर दीवाना हो गया था कि उसे छू लेने की ख्वाहिश दिल में पैदा हो गई थी। अपनी इस ख्वाहिश को उसने ज्योति से छुपाया भी नहीं था। अगर उसका ऑपरेशन कामयाब ना रहता और बिनाई वापस ना आती तो वह ज्योति को जरूर छूकर देखता, उसे महसूस करता और ज्योति से उसने ये वादा भी ले लिया था। मगर अब ये जरूरत नहीं रही थी। रवानगी से कबल उसने फिर अपने आप को आईने में देखा और वैसे ही घने बाल, वैसी बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन चेहरे में तब्दीली आ गई थी। रुखसारों से लेकर गर्दन तक अब भी कुछ दाग रह गए थे और जहां की पीढ़ियां सूख कर चेहरे से अलहदा हो गई थीं और वहां जिल्द की रंगत उसके गोरे रंग में मिल जाने से कम ही पता चलती थी और उसे मालूम था कि ये दाग भी सिर्फ चंद रोज के मेहमान हैं। उन दागों के बावजूद वो खूबसूरत लग रहा था और उसमें कशिश थी। जैसे ही वो अस्पताल के गेट से बाहर आया, जाने क्यों उसके कदम लड़खड़ा गए और उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। उठाई बदलियां और उसके रुखसारों पर दबों की तरह थीं और हवाओं में भी उसके दिल के धड़कने की तेजी थी। वो आगे बढ़ता रहा और जैसे जैसे डॉक्टर प्रकाश का बंगला करीब आता गया, दीपक के दिल की धड़कनें और बढ़ गईं। आसमान पर घटाएं भी गहरी होती जा रही थी और इस अचानक तब्दीली का वो कोई सबब नहीं समझ सका और रास्ते में कई बार उसके कदम डगमगाए। दीपक ने अपने दिल में यह फैसला कर लिया था कि आज डॉक्टर प्रकाश या ज्योति जिसने उसे अपनी आप बीती सुनाने पर मजबूर किया तो वो उन्हें मायूस नहीं करेगा। और आज ही सुबह डॉक्टर प्रकाश के बेजिद होने पर उसने शाम को अपने दिल की दर्द का राज अफशा करने का वादा भी कर लिया था। उसने सोचा था कि वो डॉक्टर प्रकाश की इतनी सारी खिदमत और भलाई के एवज क्या इतना भी नहीं कर सकता, और ज्योति ने भी उसकी बड़ी खिदमत की थी और वो भी उसके दिल का भेद जानने की आरज़ूमंद थी। वो ये सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि आज मैं डॉक्टर प्रकाश और ज्योति को अपनी ज़िंदगी के एक एक आफ्ताब से आगाह कर दूंगा। उन्हें मैं बता दूंगा कि आफ्ताब के पसे पर्दा मोहब्बत ही की तड़प और दीवानगी है। अपनी ज्योति को मैं बहुत प्यार करता हूँ और इतना प्यार कि किसी ने भी किसी को इस कदर नहीं चाहा होगा। और फिर मैं अपने जुर्म का एतराफ़ भी करके खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। शायद मुझ पर मुसलसल दुखों और मुसीबतों के आने का यही सबब हो कि मैंने अपने दीवानेपन में एक लाश को चुराकर उसकी रूह को बेइंतहा तकलीफ पहुंचाई थी। अगर कानून ने मुझे सजा दी तो मैं अपने गुनाह से निजात हासिल कर लूँगा। यकीनन डॉक्टर प्रकाश और ज्योति भी मुझे मेरी बेपाया मोहब्बत, दीवानगी और पागलपन का नतीजा समझकर इस गुनाह को माफ़ कर देंगे। आज मैं बताऊंगा कि मेरी ज्योति कितनी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। दराज स्याह गैसू हसीन नीलगों आँखें और बाएं होंठ के नीचे एक काला तिल, ऐसा हसीन पीकर तो शायद दुनिया में कहीं ना हो।
और उसे ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बचा। सामने उसे डॉक्टर प्रकाश का बंगला नजर आया और खुद को संभाल कर उसने बंगले का गेट खोला और अंदर दाखिल होकर उसे फिर बंद किया। लॉन की तरफ कदम उठाते हुए उसने देखा कि आज क्यारियों में पत्तियों और फूलों के लबों पर जैसे कोई अनकही बात है और उनकी नजरें झुकी झुकी सी हैं। शायद आने वाले तूफान के खतरे से ये किसी की आगोश में छुप जाना चाहते थे। चंद लम्हों के लिए रुक गया और कांटों के दरमियान छुपे हुए एक सफेद गुलाब के फूल पर वह झुका और हाथ बढ़ाकर उसे तोड़ लिया। ज्योति को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लाता भी कहां से, और आज ही तो वह बिस्तरे अलाला से उठा था। अपनी इस महरूमी को छुपाने के लिए उसने फूल का सहारा लिया था। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसने अपनी उंगली में जलन सी महसूस की और किसी कांटे ने अपने फूल को बिछड़ते देकर उसे यह सजा दी थी और आगे बढ़ गया। बरामदे में पहुंचकर उसने चारों तरफ का जायजा लिया और फिर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। जाने की बटन पर उंगली पड़ते ही लर्जने लगी थी और अचानक दिल दूर कहीं बादल जोर से गरजे और उसका दिल फिर तेजी के साथ धड़क उठा और मौसम के तेवर बदल रहे थे।